नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं 2024 को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है, उस बिसात में जिस अंदाज में सह और मात का खेल चल रहा है अपने अपने नैरेटिव के सहारे, सच कहिए तो हमें लगता है कि बरसों बरसों बाद इस देश के पॉलिटिकल मिजाज को इस तरीके से देखने और महसूस करने का मौका मिला है। मुझे तो पहली बार मौका मिला है। मैं लगातार इस तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन पहली बार संघ और बीजेपी को समझ में आ रहा है कि इस देश के राजनीति का मिजाज क्या है और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये हल्के में ले रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इनको ककारा पढ़ा रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। बड़ा दिलचस्प मोड़ पड़ा गया है। आज फिर मोदी जी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में निशाने पर फिर विपक्ष है। कह रहे हैं कि सब परिवारवाद वाला, सब चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, इसका नीयत ठीक नहीं है। किसके चक्कर में आप लोग पड़ रहे हैं? नीयत ठीक करने वाले एक ही लोग हैं, मोदी को याद कीजिए। मोदी है तो सब नीयत सही है, मोदी नहीं है तो बस भ्रष्टाचारी, परिवारवाद सब कुछ है। चलिए, ये अलग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन सब नैरेटिव के बीच विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके की बिसात बिछ रही है और अलग अलग अंदाज में जिस तरीके से मोदी के उस दुखती रग पर हाथ डाल रहे हैं विपक्ष के नेता, सच कहिए तो ये इस बार का खेल बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज लालू यादव लंबे अंतराल के बाद कुछ मीडिया वालों से बात की है। अंदाज उनका वही पुराना था, प्रिंट मीडिया वालों से उन्होंने बात की। अभी हम लोगों से बात करने से थोड़ा वो परहेज कर रहे हैं मीडिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। और उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता को लेकर जो दूसरी बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, उसमें मैं खुद जा रहा हूँ। और जो केजरीवाल को लेकर जो कहा जा रहा है ना, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, आराम से रहिए, केजरीवाल भी पहुँचेंगे। ये सवाल अध्यादेश का नहीं है, सवाल देश का है और देश के मुद्दे पर केजरीवाल साथ आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा ही नहीं है, आप देखेंगे कि केजरीवाल वहाँ कैसे मौजूद रहते हैं और कितनी मजबूती के साथ वहाँ मौजूद रहते हैं। और ये याद रखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द बहुत तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी। हम लोग कदम दर कदम इस कदर आगे बढ़ा रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता है। मतलब नीतीश कुमार पहली बैठक की घोषणा करते हैं, ललन सिंह उसकी तारीख पर पुष्टि करते हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि शिमला में बैठक नहीं, बेंगलुरु में बैठक होगी। और आज लालू यादव कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में सीट पर 1-to-1 भी चर्चा होगी। सब कुछ तैयार हो चुका है। दूसरी बैठक में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। संयोजक और चेयरपर्सन पर अभी कोई चर्चा नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं, हम लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाना मेरा लक्ष्य है। हर किसी का लक्ष्य है, कहीं कोई शंका सुवाह नहीं है। कोई अगर जिस अंदाज में कोई अपनी बात रख रहा है, उसको समझिए कि हमारी एकता किस तरीके का है। कुछ इसी तरीके के बात विजय चौधरी ने भी बोला है। विजय चौधरी से भी मीडिया वालों ने कुछ इसी अंदाज में सवाल किया कि विपक्षी एकता के रथ को तो नीतीश जी लेकर चले थे, घोषणा तारीख का शरद पवार कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आपको लोग नोटिस लेना छोड़ दिए क्या? तो जरा सुनिए विजय चौधरी ने किस मैच्योरिटी के साथ उस राजनीतिक सवाल का जवाब दिया। इसमें भी कहने कि जैसे मुख्यमंत्री विधायकों से मिल रहे हैं, इसमें कई लोगों को कई अचरज दिखता है, कुछ नई चीज़ दिखती है, कुछ होने वाला है। अब नए तिथि या जगह की घोषणा अगर शरद पवार जी करते हैं, इसमें भी लोगों को कई चीज़ दिखने लगती है। सवाल है जो इसमें से कौन निष्कर्ष ऐसा है जो पहले से घोषित था और वो प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी, सब जगह जाके सभी नेताओं से बात करके एकजुट किया था और यहाँ बैठक हुई। उसके बाद उसी समय कह दिया गया था 12-14 को शिमला होगी। लेकिन जो मौसम का हाल है या जो अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है,
आए दिन कभी कभी शिमला में पूरे दिन विमानों का उतरना मुश्किल हो जाता है। तो उस ख्याल से मतलब ज़्यादा सुरक्षित जगह बेंगलोर महसूस हुई है, तो वहाँ बैठक हो रही है। और अगर इस बात की घोषणा शरद पवार जी ने कर दी या 10 से 12-13 को होगा और शिमला में होगा, ये घोषणा तो खड़गे जी ने यहाँ की थी। ये बेंगलोर में होगा ये शरद पवार जी ने की है। पटना में सारे लोगों को आमंत्रित करके नीतीश कुमार जी ने बुलाया। यही तो सामूहिक नेतृत्व है। यही तो प्रदर्शित करता है कि सारे नेता एक मत हैं। इसमें कौन नेता कब क्या बोल दिया या फलाने चीज की घोषणा उन्होंने नहीं की इन्होंने की, इसमें क्या देखने की जरूरत है भाई। तो आपने सुना कि हम कौन कहाँ से क्या कह रहा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग का शब्द है। मैं भी यही कह रहा था। और लालू आज जो कह रहे हैं वो तो और चौंकाने वाली बात है। जब मीडिया वालों ने उनसे कॉमन सिविल कोड को लेकर जब सवाल किए, कॉमन सिविल कोड को लेकर गठबंधन के लोगों की अलग अलग राय है, आपकी क्या राय है, क्या जवाब दिया, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मोदी का मैजिक है। मोदी चाहता है कि इसी तरीके के मुद्दों में देश उलझा रहे हैं और इस बार हम लोग उलझने वाले नहीं हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर हम लोग इस तरीके से सामने आने वाले नहीं हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। बात बेरोजगारी की होनी चाहिए ना, बात महंगाई की होनी चाहिए ना, बात देश की अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए ना, बात देश की जो एजुकेशन व्यवस्था ठप हो रहा है, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उस पर होनी चाहिए ना। कॉमन सिविल कोड ये क्या है, क्या है ये? और अभी चुनाव आया तो इनको याद आ गया। बेवकूफ़ समझते हैं हम लोगों को, हम ही लोगों को चराने लगे मोदी। अरे जब मोदी जी राजनीति से ककारा सीख रहे थे ना, उस समय में हम PhD कर लिए थे। ये लालू का कहना है, समझ जाइए अंदाज क्या है और कहने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आप हिंदू मुसलमान नैरेटिव के सहारे अभी तक जो राज आप करते रहे, इस पर अब विपक्ष फंसने वाला नहीं है। विपक्ष इन चीज़ों को अब बेहतर तरीके से समझ चुका है। तो जरा सुनिए, इस पर एक और कड़ी को आगे बढ़ाइए। इसी मसले पर विजय चौधरी ने भी कुछ कहा है, उनका अंदाज भी कुछ इसी तरीके का है कि कहाँ थे आप, और जो लॉ कमीशन आपने बनाया उसने तो रिपोर्ट दे दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज ये आपको ज़रूरत क्यों महसूस हो रहा है? लाइए ना, आप क्या लाना चाहते हैं। तो जरा विजय चौधरी की उस बात को आप सुन लीजिए। उस पर अगर गौर करिएगा तो वो ऐसा नहीं है कि सब लोग कोई अलग अलग बात कह रहे हैं। हम लोगों ने भी यही कहा है कि भाई जो UCC है उस पर पहले भी संविधान सभा में, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उसी समय सारे लोगों ने, यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये जरूरी है कि नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन देश में अभी इसकी मानसिकता और माहौल नहीं है। सबों की राय लेके, सबों का विश्वास लेके ही इसे लागू करना चाहिए। वो स्थिति आज भी बरकरार है। और हम लोगों ने तो सीधा कहा है कि मात्र 3-4 साल पहले इन्हीं ने, मोदी सरकार ने ही एक लॉ कमीशन बनाया था, जो शायद चौहान साहब उस समय थे। तो उन्होंने अध्ययन करके 2-3 साल तक पूरे देश का अध्ययन करके बताया कि UCC अभी न जरूरी है और न वांछनीय है। तो आपने सुना, मोदी कॉमन सिविल कोड के सहारे विपक्षी एकता को तोड़ने चले थे, और आज विपक्ष के लोग किस तरीके से उनकी घेराबंदी कर रहे हैं आपने देखा। यही बदलाव आया है और यही राजनीति का मिजाज भी है। नहले पर तहला, हम आपको घोड़ा के सहारे सह दे रहे हैं, आप अपने मंत्री के सहारे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने फील्ड के सहारे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो शैली है, ये शैली इस देश की पहचान रही है। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहे, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। एक दौर था जब जाति के नाम पर भी लोगों ने नफरत फैलाई है,
बहुत कुछ किया है। आज धर्म के नाम पर भी नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन उस दौर में भी नीतीश जैसे लोग सामने आए, उस दौर में भी योगी जैसे लोग सामने आए, उस दौर में भी शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने पूरी राजनीति को बदल दी, जाति राजनीति के मिजाज को ही बदल दिया, जो आधार था आधार को ही बदल दिया। देखिए आगे आगे होता है क्या, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में चीजें चल रही हैं, 2024 का चुनाव शानदार होगा। एक से एक पत्ते खोले जाएंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष से भी। अब देखना यह है कि ये जो राजनीतिक खेल शुरू हुई है उसमें उलझता कौन है, क्योंकि जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं लग रहा है कि इस बार कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हो, इसकी संभावना कम है। जो दिख रहा है कि कोई पुलवामा जैसी घटना हो जाए, इसकी भी संभावना कम लग रही है। मतलब पूरी तौर पर पहली बरसों बाद एक प्लेन फील्ड पर लड़ाई होनी है, और उस लड़ाई का नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन ये इतना तय है कि जिस तरीके से बिसात बिछाई गई है, लड़ाई दिलचस्प होगा, ये अब साफ दिखने लगा है।